अब इसमें उसने वर्ड यूज किया है कि वेक्टर इज सोलिनॉइडल। सोलिनॉइडल वेक्टर क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इन अ वेक्टर कैलकुलस अ सोलिनॉइडल वेक्टर या सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड आल्सो नोन एज इनकम्प्रेसिबल वेक्टर, अ डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर, या इसको आप ट्रांसवर्स वेक्टर भी बोला जा सकता है। मतलब इसके चार नाम हैं: सोलिनॉइडल वेक्टर, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर, डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर, या ट्रांसवर्स वेक्टर। ये क्या होता है? इज अ वेक्टर फील्ड with divergence zero at all points in that field. इट मीन्स दैट कि ऐसा वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा फील्ड के तमाम पॉइंट्स पे। ठीक है जी। अ कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस प्रॉपर्टी इज टू से दैट फील्ड हैज नो सोर्स और सिंक। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक हो गया। अब इनकी डाइवर्जेंस क्या है? कोई भी नहीं है। दीज आर डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर्स बिकॉज दे आर मूविंग ऑल अराउंड दैट सरफेस, और ये डाइवर्जेंस फ्री हमारे पास वेक्टर्स है। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं? थ्योरेटिकली तो हमने बता दिया दैट इज अ डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर या इनकम्प्रेसिबल वेक्टर या एक ट्रांसवर्स वेक्टर है। मैथमेटिकली भी यही बात है कि उसकी डाइवर्जेंस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब डाइवर्जेंस जीरो, वो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं जी, वो देख लेते हैं इधर। कि हमारे पास डाइवर्जेंस के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो ये वाला साइन होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये प्रॉपर्टी फुलफिल अगर हो जाती है तो वो वेक्टर क्या है? सोलिनॉइडल होता है। तो उसने खुद बता दिया कि सोलिनॉइडल है, तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो होगी। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालते हैं, तो उसके अंदर एक वेक्टर, उसने वेक्टर के साथ कोफिशिएंट यूज किया है बी। ठीक हो गया जी। उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो v की हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो वेक्टर का नाम यहाँ पे v है, तो हम यहाँ पे भी v लिख देते हैं जी। अब डेल डॉट v करते हैं इज इक्वल टू जीरो। अब डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो होती है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कंपोनेंट विद कंपोनेंट i कंपोनेंट, प्लस सिमिलरली हम हमारे पास जो है जे कंपोनेंट का होगा, सिमिलरली फिर के कंपोनेंट, प्लस जी आई जे कंपोनेंट वाई के साथ होता है और के कंपोनेंट जी के साथ होता है, सॉरी दैट इज वाई। इसी तरह जी कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू जे के। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? उस वेक्टर फील्ड के साथ, ये जो हमारे पास कीवर्ड है जी। अब इनके दरमियान में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल ये होता है कि आपके पास आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से, के कंपोनेंट के से। अब आई कंपोनेंट का है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो बी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर जस्ट क्या आता है हमारे पास? बी आता है। ठीक हो गया। प्लस अब जे कंपोनेंट इधर है पार्शियल बटा पार्शियल वाई, इधर जे कंपोनेंट क्या है? वाई माइनस वन। तो वाई माइनस वन का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? आंसर वन। के कंपोनेंट इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो वो जीरो होगा। तो बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? नेगेटिव वन आ जाती है। ठीक हो गया सर। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वन। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन बनता है जी? ए ऑप्शन बन जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ऐसी कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती उसको क्या बोला जाता है? अब ये देखें कि हमारे पास ये कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब उसने यहाँ नाम दिए हुए कर्व, अ कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कर्व तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि उसने कहा एक अ कर्व, मतलब कर्व की कोई टाइप है। पैथ, क्लोज कर्व या सिंपल क्लोज कर्व। पैथ एक रास्ता होता है, रास्ता उसका मतलब है। वैसे इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है कंटिन्यूअस मूविंग पॉइंट्स। तो वो क्लोज ओपन नहीं होते, वो किसी भी शेप में हो सकता है। मैं यहाँ पे चलो आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। कर्व की अगर हम डेफिनेशन देखें
तो कर्व हमारे पास क्या होती है, कर्व होती है अ लाइन दैट इज बेंट आर नॉट स्ट्रेट, अ लाइन दैट इज बेंट एंड नॉट स्ट्रेट। ठीक हो गया। तो जी, इसी तरीके से अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो कि हमारे पास क्या लिखी हुई है, उसने लाइन को लिखा हुआ है, सॉरी पैथ को लिखा हुआ है, पैथ वो क्या है, कंटिन्यूअस मूविंग पॉइंट्स। अब जो कंटिन्यूअस मूविंग पॉइंट होते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग पॉइंट्स, अब वो पॉइंट्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, बेंड भी हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि वो पॉइंट्स है, वो लाइन नहीं होती, तो इसलिए वो कर्व उनको हम नहीं बोल सकते। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, बेंड भी हो सकते हैं, स्ट्रेट ना भी हो, लेकिन वो होते पॉइंट्स है, लाइन नहीं होती। और जो क्लोज कर्व होती है उसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि ऐसी कर्व जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। मतलब अगर ये कर्व यहाँ से स्टार्ट है तो एंड भी यहीं पे है, ये क्लोज है, बंद है, ये भी बंद है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, सो दैट इज नॉट अ क्लोज कर्व। ठीक हो गया। सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, अब ये देखिए ये क्लोज कर्व है, ये अपने ही आप को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है जी। ये देखें, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसी कर्व जो कि अपने आप को किसी एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती उसको सिंपल बोलते हैं। जैसे ये कर्व आप देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, सिंपल कर्व है, क्योंकि इसने अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन ये क्लोज नहीं है। ये आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, सिंपल नहीं है और क्लोज भी नहीं है। ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, ये है सिंपल भी और क्लोज भी। तो a curve which does not intersect itself anywhere is called simple closed curve। अब अगर यहाँ पे सिंपल का ऑप्शन होता तो भी वो ऑप्शन ठीक था, ठीक है जी, क्योंकि उसने यहाँ पे क्लोज वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने सिंपल क्लोज कर्व का नाम दे दिया इसको जी। ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड है हमारे पास, इसमें वो कहते हैं कि ये वैल्यू है, ये हमने कल भी किया था ऑब्जेक्टिव, along द लाइन सेगमेंट दैट एंड दैट, सिंपल वैसे ही है। अब आपको याद होगा, इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस, हमने देखा था कि x की वैल्यू क्या है, x का डिस्टेंस कितना है। अब देखिए x 0 है, इधर भी और इधर भी 0 है, तो x की कोई मूवमेंट नहीं है। y 0 से 1 है, y की मूवमेंट है, एंड z 0 से 0 है। इट मीन्स दैट कि इसको हमने जस्ट y के लॉन्ग चेक करना है इस वैल्यू को। ठीक हो गया जी, हमने इसको जस्ट y के लॉन्ग चेक करना है और इसको सॉल्व करना है जी। अब y के लॉन्ग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y की लिमिट क्या है, 0 से 1। ठीक हो गया जी, y की लिमिट 0 से 1 है, x और z 0 to 0 थे, दैट इज 0। मैं इसके लिए अलग से बना लेते हैं जी हम, y starts from 0 ends at 1, और यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं e की पावर x y z dy। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे x भी 0 है, z भी 0 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आंसर हमारे पास e की पावर 0 ही आएगा। e की पावर 0 किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है। सो 1 की इंटीग्रेशन क्या बनती है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल होती है, दैट इज इक्वल टू y। y में जब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। ठीक है, इसको डिटेल से देखना हो तो आप कल वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसका आंसर जी 1 ही आता है। ए ऑप्शन है इसका। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, लेमे थ्योरम कांट बी अप्लाइड इफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज। जी, अब इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेमेज थ्योरम क्या होता है। लेमेज थ्योरम, जी, लेमेज थ्योरम ये होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, जैसे कि यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई हो रही है, क्यू फोर्स अप्लाई हो रही है, आर फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो डिफरेंट एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, एंगल भी ऐसे कि जैसे क्यू के अपोजिट बीटा है, पी के अपोजिट अल्फा है, आर के अपोजिट क्या है, गैमा है। इस टाइप के वो क्या बना रहे हो, एंगल बना रहे हो। ठीक है जी,
और इसमें वो कहते हैं कि बी बीटा इसके अपोजिट है। तो तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, पी ओवर साइन अल्फा, की ओवर साइन बीटा, आर ओवर साइन गैमा। अगर हम इसको मैथमेटिकल पोर्शन में देखें तो लाज ऑफ साइन जो है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, वो होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये डायरेक्शंस नहीं होती, वो ट्रायंगल के लिए होता है, ये डिफरेंट फोर्सेस के लिए है। होते वहां पे भी तीन साइड्स है ट्रायंगल में, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, दैट इज कॉल्ड लेमेथ थ्योरम। अच्छा जी, अब इसमें पूछ ये रहा है कांट बी अप्लाइड इफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज। अप्लाई कहाँ पे नहीं हो सकता। अब अप्लाई कहाँ पे ना होने का मतलब ये है कि आंसर अनडिफाइंड कहाँ पे आएगा। अब अनडिफाइंड इन्फिनिटी कब आता है, 1/0 पे आता है। अब साइन जीरो कहाँ होता है, अब यहाँ पे एंगल साइन है ना जी, साइन जीरो कहाँ पे होता है, 0 पे होता है या फिर 180 पे होता है। अब हम देखते हैं क्या जीरो वाला ऑप्शन है जी, नहीं है। तो इसका मतलब है 180 पे जो है लेमेथ थ्योरम का आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, बिकॉज दैट इज 1/0, 1/0, 1/0, यानी एनी कांस्टेंट ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि 180 पे जो आंसर है हमारे पास वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल and normal component of contact force is 100 न्यूटन, then the mass of body will be। जी, वो ये बताना चाह रहा है कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो टेबल के ऊपर लाई डाउन कर रहा है, पड़ा हुआ है। जी, ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और उसके ऊपर वो कहते हैं जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, वो 100 न्यूटन है उस बॉडी के ऊपर। तो उस बॉडी का आपने क्या बताना है, ये उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो लग रहा है, आपने उसका वेट बताना है। वेट पूछा या मैस पूछा है जी, मैस ऑफ बॉडी, उसका मैस कितना होगा। अच्छा जी, अब जब एक बॉडी, एक कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होती है जी, एनी आइडिया। मेरे ख्याल में तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक डाउन साइड जिसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, और दूसरी फोर्स एक्ट कर रही होती है अप साइड, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक हो गया जी। तो नॉर्मल रिएक्शन, जी जी, टू ही फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। नॉर्मल रिएक्शन डाउन साइड उस पर एक्ट कर रहा होता है, और ग्रेविटी जो है वो उसके अप साइड उस पर एक्ट कर रही होती है, और वो उसके जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब नॉर्मल रिएक्शन को उसने बताया दैट इज 100 न्यूटन, तो इट मींस दैट के ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट भी क्या होगा, 100 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज वेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मैथ मालूम करना है। तो वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ mass that is equal to 10 ग्राम। क्लियर हो गया जी। हमने जी को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस हिसाब से हम मैथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप बल्कि 10 किलोग्राम लिखेंगे, क्योंकि मैथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम में आता है, दैट इज केजी, किलोग्राम।